साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रामाणिक तैयारी करते हैं। इसी क्रम में हिंदी की ये जो बेस्ट प्रैक्टिस सेट है कि ये बुक है, यह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आधुनिक काल में नई काव्य धारा यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो कविताएं लिखी गई, जिन्हें आप साठोत्तरी कविता के नाम से भी जानते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को आज की कक्षा में हम सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आपके जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट परीक्षा, DSSB, NVS, PGT, TGT, UP, RPSC, MP, हरियाणा, जितने भी आपके भारतवर्ष के जितने भी राज्य, उनमें जो परीक्षाएं होती हैं, उन सब के प्रमाणिक प्रश्नों का संकलन ही इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से हमें दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, नियमित रूप से आप हमारे दोनों चैनल्स पर ये प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहे हैं, इनको सॉल्व करते हैं तो कम समय में आपका पूरा सिलेबस भी तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो रिवीजन है पढ़े हुए का, वो भी होगा। आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे। पहला प्रश्न देख लेते हैं, आधुनिक काल का 991, और आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया। तो हम सभी जानते हैं संशय की एक रात फेमस काव्य कृति है नरेश मेहता की। यह प्रश्न UGC नेट में भी पूछा है, उत्तराखंड वाले पेपर में भी पूछा है। साथ ही साथ ये यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन कई राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर में ये पूछा हुआ है। तो संशय की एक रात नरेश मेहता ने 1962 में लिखा। अब आपको बहुत ज़्यादा सन में कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हम साठोत्तरी कविता पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी है वो रचनाएं बाद की, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की। ये तो 30-40 वाले यहाँ पर नहीं आएंगे। 1930, 36, 40 वो हम छायावाद, प्रयोगवाद तक पढ़ चुके हैं। छायावाद और प्रगतिवाद तक पढ़ चुके हैं। संशय की रात को 1962 में नरेश मेहता ने लिखा और इसमें राम के मन में उत्पन्न संशय को चित्रित किया गया। सही उत्तर है राम के मन के संशय का। इस संशय का उदय युद्ध की समस्या को लेकर होता है। संशय की एक रात नई कविता की विशिष्ट कृति है। सप्तक कवियों में प्रमुख नरेश मेहता की यह प्रबंधात्मक काव्य कृति है, जो 4 सर्गों, सांझ के विस्तार और बालू तट, वर्षा भीगे अंधकार का आगमन, मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय, संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा में विभाजित है। इसके अतिरिक्त नरेश मेहता ने महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और शबरी नामक प्रबंधात्मक काव्य कृतियों की रचना की है। बनपाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सवा आदि इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं। तो इनका महाप्रसाद भी खूब फेमस हुआ था। मंगलेश डवराल की रचना है, कौन सी है? आवाज भी एक जगह है, और भूखंड तप रहा है, बोधि वृक्ष और जलते हुए वन का बसंत। तो मंगलेश डवराल की जो प्रसिद्ध रचना जो हम पढ़ते रहते हैं, वह है पहाड़ पर लालटेन। दूसरी है आवाज भी एक जगह है। तो आप लगा सकते हैं, देखिए डबराल, तो ये लालटेन वाला मैंने आपको, जिनको याद है, जो तैयारी करते हैं, उन्हें तो मंगलेश डबराल की रचना याद रहेगी। लेकिन बहुत से परीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्हें रचना याद नहीं रहती, तो वो ट्रिक की कहते हैं। तो ट्रिक यानी डबराल। लालटेन में नीचे एक डिब्बी जैसी होती है ना, उसी में तो आप ऑयल डालते हो तब लालटेन जलती है, तो वो क्या है? डबराल, है ना। तो उसमें क्या है? पहाड़ पर लालटेन और पहाड़, आवाज़ भी एक जगह है। तो पहाड़ पर क्या होता है, जब आप आवाज़ देते हो तो वो आवाज़ गूंजती है ना उन पहाड़ों की, तो ऐसा लगता है आवाज़ भी एक जगह है ना। सूनी घाटियों में आवाज़ घूमती है ना। तो मंगलेश डवराल, पहाड़ों पर लालटेन, आवाज़ भी एक जगह है, ये सब मंगलेश डवराल की हैं। टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। निधन इनका 2020 को हुआ है। तो ये लेटेस्ट है, तो आपसे, क्योंकि 2020 में इनका निधन हुआ है, तो 2020 का जो पेपर होंगे उनमें इनको जरूर पूछा गया होगा। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह और नए युग में शत्रु, इनके 5 प्रकाशित काव्य संग्रह हैं। लेखक की रोटी एवं कवि का अकेलापन गद्य संग्रह तथा एक बार आयोवा यात्रा वृत्त इनकी प्रमुख रचनाएं।
भूखंड तप रहा है, ये किसकी है? ऑप्शन नंबर बी जो इसमें दे रखा है भूखंड तप रहा है वह चंद्रकांत देवताले की है। जलते हुए वन का वसंत दुष्यंत कुमार जी की है। बोधि वृक्ष काव्यकृति के रचनाकार काव्यकृति के रचनाकार गंगा प्रसाद विमल हैं। अब देखिए डबराल की सभी रचनाओं में अगर आप पहाड़ का एक सीन बना ले तो मेन रचना है पहाड़ पर लालटेन, तो अब कैसे सॉल्व करोगे? घर का रास्ता, जब आप पहाड़ पर होते हो तो घर का रास्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है ना, एक मतलब नए व्यक्ति को तो नहीं पता चलेगा। मंगलेश जी डबराल जो है वही घर का रास्ता, जहाँ हम जो देखते हैं, हम कुछ भी देखें पहाड़ पे से हम जो देखते हैं वो एक अलग चीज़ है, और जो वहाँ रह रहा है उनके लिए वो परिस्थितियाँ अलग हैं। आवाज़ भी एक जगह है, वहाँ तो ऐसा लगता है जैसे आवाज़ भी एक जगह ठहर गई है। घर का रास्ता हम जो देखते हैं, आवाज़ नए युग में शत्रु, तो नए युग के लोग क्या होते हैं? हम लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं? गंदगी फैलाते हैं। तो हम कौन है? नए युग में हम पहाड़ पे रहने वाले के क्या हैं? शत्रु हैं। पांच काव्य संग्रह हो गए। अब लेखक की रोटी, अब मंगलेश डबराल जी तो लेखक बन गए, भाई पहाड़ी व्यक्ति तो रहे नहीं कि अपने फल फ्रूट तोड़ के खा लेते। अब लेखक की रोटी भी एक समस्या हो गई। और कवि का अकेलापन, भाई आप पहाड़ी पे जा रहे हो, आप है ना, मंगलेश डबराल जी पहाड़ी पर गए तो उनकी रोटी, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन दोनों समस्याएं हो गई, क्योंकि वहाँ पहाड़ों पर कौन मिलेगा भाई आपको बात करने के लिए? कोई नहीं। ये गद्य संग्रह हो गए। अब एक बार आयो बा इनका यात्रा वृत्त है, लेकिन भले ही इनको लेखक को रोटी की समस्या है, भले ही लेखक को कवि के अकेलेपन की भी समस्या है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि एक बार पहाड़ों पर आयो बा, यात्रा करनी चाहिए आपको। यात्रा वृत्त है इनका, एक बार आयो बा। तो आपको क्या, ये क्या कह रहे हैं? एक बार आयो बा। पहाड़ों का जीवन बहुत ही सरल है, उसमें कृत्रिमता नहीं है, दिखावा नहीं है, तो लेखक क्या कह रहा है? एक बार आयो बा। तो ये साठोत्तरी काव्य जो है ये हमने कम पढ़ा है। प्रेमचंद के बारे में हम खूब जानते हैं, अज्ञे के बारे में भी लगभग जानते हैं, भारतेंदु, मैथिली शरणगुप्त, इनको ज़्यादा सुना है, लेकिन ये जो आधुनिक काव्य है इसको हमने कम पढ़ा है, तो इस पर हमें समय सबसे ज़्यादा देना होगा। अब भूखंड तपराई ये चंद्रकांत देवताले की है। जलते हुए वन का वसंत दुष्यंत कुमार की है। बोधि वृक्ष काव्यकृति के रचनाकार गंगा प्रसाद विमल है। ये इनको आगे इनकी व्याख्या देखेंगे जब इनकी 3-4 आएंगी, ठीक है। तो मंगलेश डबराल जी की आपसे मुझे लगता नहीं है कि आगे गलत होंगी, आगे देखते हैं। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार है लीलाधर जगूड़ी। अब जगूड़ी को आप लुगड़ी बना लीजिए, लुगड़ी होता है ना ओढ़ने वाली लुगड़ी, तो बस वही कर लिए। तो खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, और लीला का मुंह किससे ढका है? लुगड़ी से ढका है। बस हो गया, ट्रिक है ये। अब इसको बस ट्रिक ही रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब आपको लीलाधर जगूड़ी की एक तो फेमस सी रचना है ना, लीलाधर जगूड़ी की काफ़ी फेमस रचनाएं हैं, और उनमें से एक ये भी है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश ही इनका हुआ था। मंगलेश डबराल का भी टिहरी गढ़वाल में हुआ था, और इनका भी 40 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था ना। तो ये थोड़े लीलाधर जगूड़ी जी थोड़े बड़े थे, मंगलेश डबराल छोटे थे। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, तो लीलाधर जगूड़ी का क्या है? नाटक जारी, काफ़ी फेमस है हुआ। अनुभव के आकाश में चांद इनके कविता संग्रह हैं। अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह के लिए 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए 2018 में व्यास सम्मान से लीलाधर जगूड़ी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब ये भी भैया पहाड़ों वाले, ये टिहरी गढ़वाल है ना, उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं ना, जहाँ के मंगलेश डबराल जी हैं। उत्तराखंड ने बहुत सुंदर कवि दिए हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत हों, या आपके मंगलेश डबराल, या अभी ये आपके लीलाधर जगूड़ी। तो इनका क्या है? शंखमुखी शिखरों पर। अब ये पहाड़ों के रहने वाले हैं तो शिखरों की बात करेंगे। नाटक जारी है, ठीक है, ठीक है। लीला, रामलीला क्या होता है? एक नाटक ही तो होता है ना, रामलीला, राम के चरित्रों का उसमें करते हैं। तो लीलाधर जगूड़ी है ना, तो क्या है? नाटक जारी है शंखमुखी शिखरों पर। शंखमुखी शिखरों पर, पहाड़ों के रहने वाले हैं तो शिखरों की बात ही करेंगे ये, ठीक है। और अनुभव के आकाश में चांद, ठीक। अब अनुभव, अब जब पहाड़ों पर रहेंगे तो आकाश में चांद का भी अनुभव करेंगे। ये इनके कविता संग्रह। अनुभव के आकाश में साहित्य अकादमी मिला है, और जितने लोग उतने प्रेम 1918 में व्यास सम्मान मिला। जितने लोग उतने प्रेम
अब भाई लीला की जो लुगड़ी इतनी सुंदर है कि जितने लोग मिलते हैं वही उससे प्रेम करने लगते हैं। अब लीला की लुगड़ी से ही बनाइएगा आप। लुगड़ी में क्या है, शंखमुखी शिखर बने हुए, शंखमुखी, शंख शंख से बने होते हैं ना। लुगड़ी में कढ़ाई नहीं होती क्या, उससे करिए, क्योंकि पहाड़ों से अगर करेंगे तो मंगरेश डबराल और इनकी रचनाओं में कंफ्यूज हो जाएंगे। लीला की जो लुगड़ी है कैसी है वो, एक तो उसका, उससे क्या करते हैं, मुंह उसका विज्ञापन से ढका रहता है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका रहता है। फिर क्या है, उसकी लुगड़ी पर क्या है, शंखमुखी बने हुए हैं, शंखों के मुंह बने हुए हैं। और ये नाटक जारी है, लीला धरजगुड़ी किसका, राम भगवान की लीला हो रही है, या जो भी कृष्ण रास लीला हो रही है, जो भी, तो वो जारी है। और अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है, उनकी लुगड़ी पर चांद तारे भी बन रहे हैं, आकाश भी बन रहा है, तो अनुभव के आकाश में उसे वो सचमुच का चांद लगता है। वैसे तो उनकी लुगड़ी पर चांद बना हुआ है, लेकिन अनुभव क्योंकि कवि हैं तो सब चीज़ों का अलग तरीके से अनुभव करते हैं, तो अनुभव के आकाश में क्या लगता है कि उसकी लुगड़ी पर सचमुच का चांद हो गया। और जितने भी लोग मिलते हैं वो सब उनसे प्रेम करते हैं, जितने लोग उतने प्रेम। अब जो कोई भी मिलता है लीला की लुगड़ी की प्रशंसा करता है, तो फिर इतने सारे लोग लीला की सुंदर लुगड़ी से प्रेम करने लग जाते हैं। कोई कहता है मुझे दो, कोई कहता है मुझे दो। अब इनको सुसंगत करना है तो सीधे से देखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो राइटर है, ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का पेपर है, इनके बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे। सीधा इनको सुमेलित करके देखते हैं। ऋतुराज, एक मरण धर्मा और अन्य, ऋतुराज कहते हैं एक, इनकी रचना है एक मरण धर्मा और अन्य। मैंने आपको पहले ही कहा है कि साठोत्तरी कविता, आधुनिक काल से अब बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रामदेव आचार्य, रेगिस्तान से लेकर महासागर तक। तो रामदेव बाबा का नाम जानते हो ना, तो रामदेव बाबा से इनको जोड़ लीजिए। रामदेव बाबा है ना, क्या कर रहे हैं, वो रेगिस्तान से महासागर तक उनके प्रोडक्ट चल रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो रामदेव बाबा नहीं बना रहे हो। तो उनका व्यापार कहाँ तक फैल गया, रेगिस्तान से लेके महासागर तक। हरीश भदानी, रोटी नाम सत है, रोटी नाम सत है। हरीश भदानी क्या कहते हैं, रोटी नाम सत है। और नंद चतुर्वेदी कहते हैं यह समय मामूली नहीं है। नंद चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं, यह समय मालूम नहीं है। तो इनकी जब रचनाएं देखेंगे ना, चार पांच एक जगह, तब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। और ट्रिक क्या बताऊंगी, कोई ऐसे ट्रिक बना के तो नहीं बैठी हूँ मैं, आपको करवा रही हूँ, जो दिमाग में आ रहा है वो मैं आपको बताती जाती हूँ, ठीक है। अलग से कोई ट्रिकी वाला ये वीडियो नहीं है, लेकिन ये नए हैं कवि तो थोड़ा सा इनको याद ना हो तो ट्रिक भी देख सकते हो आप। लीलाधर जगूड़ी कहते हैं लीलाधर जगूड़ी इस यात्रा में, लीलाधर जगूड़ी इस यात्रा में उनकी लुगड़ी को बहुत लोग, जितने लोग मिले उतने प्रेम कर रहे हैं। अरुण कमल केवल अपनी धार, अरुण कमल, लाल कमल कहाँ खिलता है, धार में खिलता है। आलोक धनुआ कह रहे हैं कि दुनिया रोज बनती है। आलोक धनुआ, आलोक लोक होता है ना, लोक ये जगत, लोक लोक संसार, तो दुनिया रोज बनती है और रोज बिगड़ जाती है। वेणु गोपाल कहते हैं हवाएं चुप नहीं रहती। वेणु होता है बांसुरी, तो जब कृष्ण भगवान, गोपाल यानी कृष्ण, जब वेणु बांसुरी बजाते हैं तब हवाएं भी चुप नहीं रहती, वो भी कोई गाना गाने लगती हैं। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है, तो ये आरपीएससी के आपके तीनों चारों प्रश्न चल रहे हैं। बेटा मेरी टेबल से दूर हो जाओ, आप मेरी टेबल हिला रही हो। 3-4 बार मैं आपको हटा चुकी हूँ, तो आप वहां लेट जाओ ना जब जगह है तो। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है, समय देवता नहीं है, क्योंकि समय देवता नामक लंबी कविता नरेश मेहता की है। जिन नरेश मेहता की संशय की एक रात है, उन्हीं की एक लंबी कविता है समय देवता। जो उनका द्वितीय खंड है ना, मेरा समर्पित एकांत, मेरा समर्पित एकांत के द्वितीय खंड में, तुम भाई अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम लोगों को तब से कुछ भी याद नहीं आता, एक तो लाउड स्पीकर बज रहा है और फिर तुम सब लोग, मतलब मेरा 5-10 मिनट का वीडियो हो गया, आते जा रहे हो। 3-4 बार मैं वीडियो बना चुकी हूँ पर तुम बनने नहीं दे रहे हो। बंद करो इस गेट को, बंद कर दो इस गेट को, हद काट के रख रखी है तुम लोगों ने। समय देवता नामक लंबी कविता नरेश मेहता की मेरा समर्पित एकांत के द्वितीय खंड में संकलित है। नरेश मेहता की अन्य रचनाएं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, उत्सवा और अरण्या। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, उत्सवा और अरण्या। नरेश मेहता आप जानते हो, नरेश मेहता
किस संशय की एक रात काफ़ी फेमस है, राम के संशय पर आधारित है। राम भगवान का संबंध वन से ज़्यादा रहा है ना, राम का अधिकांश जीवन तो वन में गुजरा है। तो नरेश मेहता महत्वपूर्ण नरेश हैं ये ना राम के उसे। वन पाखी सुनो, तो वो क्या कहते हैं, राम भगवान क्या कह रहे हैं, वन पाखी सुनो। फिर बोलने दो चीड़ को। अब जब सीता खो जाती है ना जब, तो क्या होता है, तभी तो युद्ध करेंगे, तभी तो संशय की एक रात रचना उन्होंने लिखी है। तो नरेश मेहता की वन पाखी सुनो, तो वो सबसे पूछते रहते हैं ना, आपने राम भगवान का वो सुना भी होगा, सुनवे तोता सुनवी मैना, मैं भी पंखों वाला होता, बन बन लेता ढूंढ तमाम, है ना, सुन श्यामा हिरणी, तेरे जैसी है मृगनयनी, मेरी सीता जो है। तो वन पाखी सुनो ये कहते हैं राम। इसके बाद बोलने दो चीड़ को, चीड़ का पेड़ होता है ना, तो वो उसके लिए कहते हैं कि बोलने दो चीड़ को, क्या पता पेड़ ही पता बता दे। फिर अरण्या, वो कैसी है, अरण्या जो जंगल में रहती, अरण्य होता है जंगल, तो अरण्या जो जंगल में रहती है, उनसे पूछता उत्सव का माहौल क्या है। उत्सव का तो जब उनको सीता का पता चल जाता है तब उनको थोड़ी खुशी होती है ना, उत्सव का सा माहौल होता है। एकदम से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा देखिए डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि बहुत रात को मैं ये वीडियो तैयार कर रही हूँ और एक बच्चे परेशान कर रहे हैं, फिर लाउड स्पीकर चल रहा है और बार बार मना करने पर भी बच्चे नहीं मानते। कोई टेबल हिला रहा है, कोई फोल्डिंग खींच रहा है, कोई गेट ही खोल के चला जा रहा है, और ये तब से यहाँ पर एक भी नहीं थे। कितना भी खुद को मतलब वो करने की कोशिश करो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अशोक वाजपेयी की प्रमुख रचनाएं, एक पतंग अनंत में, शहर अब भी, संभावना, कहीं नहीं वहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शंस पढ़ेंगे। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के ये चल रहे हैं। जीवन के प्रति आस्था, नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। जीवन के प्रति आस्था है, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि है। जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण यह भी है। व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में, ये नहीं है। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य तथा नया शिल्प विधान है। सन 1954 में प्रयोगवाद नाम से असंतुष्टता हो गई। प्रयोगवादी कविता को नई कविता का नाम दिया गया। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जीवन के प्रति आस्था, जीवन की अनुभव की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। तीसरा, जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण। चौथा, नास्तिकता। पांचवा, अति बौद्धिकता। छठा, भोगवाद और वासना। नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, चकित है दुख। कुंवर नारायण, चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। जगदीश गुप्त, नाव के पांव, शब्द दंश, हिमविद्दि, आदिम एकांत। शमशेर बहादुर सिंह, काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने अपने पास और बात बोलेगी। तो ये सब प्रमुख नए कवि हो गए। कौन सी नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, ये नहीं है, क्योंकि क्षणवाद इसकी प्रमुख विशेषताओं में है एक। ठीक है, तो इसके तो क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता ये नहीं है। अब जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि यह है। जीवन के प्रति आस्था भी है। जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा भी है। धूमिल की रचनाएं कौन सी हैं। संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे, ये दोनों ही हैं। ठीक है, शहर भी संभावना है और एक पतंग अनंत में, ये अशोक वाजपेयी की है। शहर अब भी संभावना है। एक पतंग अनंत में, ये अशोक वाजपेयी की हैं। महाप्रस्थान और प्रवाद पर्व, ये नरेश मेहता की हैं। चांद का मुंह टेढ़ा और एक साहित्यिक की डायरी, ये मुक्तिबोध की है। तो यूपीपीजीटी 2016 में पूछा गया है। वैसे भी आप कर लेंगे क्योंकि धूमिल की दोनों ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लघु मानव की धारणा किस प्रगतिगत विशेषता है। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है। तो ये नई कविता की विशेषता है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता का प्रारंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता नाम अज्ञे का
दिया हुआ है। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? समकालीन कविता। देखिए, नई कविता साठोत्तरी कविता कहते हैं 60 के दशक की, लेकिन 75 के बाद की जो कविता लिखी गई उसे समकालीन कविता कहते हैं। ये यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया था। अब यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या पूछा गया इसको भी देख लेते हैं। कौन सा एक कवि नई कविता से संबंध रहा है? कुंवर नारायण, नेमीचंद्र जैन, अजीत कुमार और दुष्यंत कुमार। गलत प्रश्न है ये, क्योंकि नेमीचंद्र जैन का संबंध नई कविता से नहीं रहा, तो नेमीचंद्र जैन का नहीं रहा है, तो इसका सही उत्तर नेमीचंद्र जैन है। कौन सा कवि नई कविता से संबंधित नहीं है? नेमीचंद्र जैन नहीं है, क्योंकि इनकी रचनाएं जो है प्रयोगवाद में आ जाती है ना, तो इसमें आएगा। बाकी आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। 1003वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं नचिकेता। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं नचिकेता। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए एक आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता हैं सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल जी क्या कह रहे हैं कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। तो ये सुदामा पांडे धूमिल समझते हैं, ये उनकी पंक्ति याद कर लीजिएगा। किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? तो शंभुनाथ सिंह को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। तो संसद से सड़क तक किसने लिखा? धूमिल ने लिखा। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दुष्यंत को माना जाता है ना। हिंदी गजल सम्राट भी कहा जाता है ना। तेरे सीने में सही है, मेरे सीने में आग जलनी चाहिए, इनका प्रसिद्ध गजल है। इसके अलावा एक इनकी वे कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, इस तरीके के ना। और कहाँ तो मतलब सबके लिए तय था उजाला पता नहीं किस चीज़ का, और कहाँ एक चिराग भी मयस्सर नहीं यारो, इस तरीके से इनकी कई वो हैं। अभी ठीक से याद नहीं आ रही क्योंकि माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? जगदीश गुप्त। याद तो सब कुछ आता है, लेकिन जब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो चीज़ों को आप कनेक्ट नहीं कर पाते, पूरी लाइन याद नहीं आती। अब दुष्यंत कुमार की ढेरों लाइनें आंखों के आगे से माइंड में आ रही हैं इनका नाम पढ़ते हुए, लेकिन एग्जैक्ट लाइन पूरी नहीं आ पाएगी, है ना। कहीं का सिर किसी का पैर हाथ में आएगा, तो ज़्यादा व्याख्या करने से फ़ायदा नहीं है। रचनाकारों के साथ उनको सुमेलित करना है, तो नरेश मेहता की है वनपाखी सुनो, शमशेर बहादुर तो बात बोलेगी, केदारनाथ सिंह अभी बिल्कुल अभी, और नंदकिशोर आज जहाँ है जल। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। इसके आगे के प्रैक्टिस जो भी प्रश्न हैं वो कल सॉल्व करेंगे, या फिर हिंदी बुकशाला पर एक प्रैक्टिस सेट डाल दूंगी आपका भक्ति काल का। तो मिलती हूँ आपसे पुनः हिंदी बुकशाला पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।